हाय एवरीवन। आज शुरू करेंगे कॉमर्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि काफ़ी एग्जाम्स में आता है। और आपके सबसे पहले अगर टॉपिक बात करेंगे तो अभी जो आपके लेटेस्ट ऑफलाइन सोर्सेज की वैकेंसी है यूपीएसआरएलएम, तो उसके लिए भी आना है उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन। उसमें तो कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसमें शायद वैकेंसी ही मांगी गई है बीकॉम वालों के लिए। तो हम चलते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बात करेंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 50 क्वेश्चन है। और मुझे पता है इस टॉपिक से अगर मोस्टली आएंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो हम पहले से क्लियर कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो होता है हमेशा कैश बुक और पासबुक के मिलान के लिए ही बनाया जाता है, ताकि इसमें हो रहे अंतर के कारण का पता लगाया जा सके। क्लियर? अब इतना समझ में आ गया तो हम आंसर की बात करेंगे। आपको आंसर होगा तो कैश बुक और पासबुक के शेष पे अंतर का कारण क्या होता है उसको ज्ञात करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीआरएस का पूरा नाम। बीआरएस का पूरा नाम बताने की जरूरत नहीं है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये आपका टॉपिक ही वही है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सामान्यतः किसके बीच बनाया जाता है। इससे पहले भी यही क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट क्वेश्चन था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैश बुक और पासबुक के बीच बनाया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पासबुक किसका रिकॉर्ड है। भाई, पासबुक जो होता है वो बैंक की पुस्तकों में ग्राहक के खाते का रिकॉर्ड होता है। ठीक। जब कैशबुक के अनुसार डेबिट बैलेंस होता है तो उसका अर्थ सामान्यतया क्या होता है। आ रहा है समझ में। जब कैशबुक के अनुसार बैलेंस डेबिट है, इसका मतलब कि आपके पास राशि कैसी है, आपको ये बताने का यहाँ पे है। तो आपका आंसर हो जाएगा बैंक में जमा राशि। आया समझ में। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ मैं, अगर मैं आपको समझा पाऊं तो। यहाँ पे एक कैश बुक बनानी है आपको। आपने इनको किनारे करते हैं पहले थोड़ी देर के लिए। इधर हमने ये बनाया कैश बुक, ठीक है। कैश बुक हो गया, यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है। अगर इस साइड बैलेंस है, इस साइड, तो क्या है भाई, यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है आप वो लिख रहे हो, इधर जो जा रहा है वो लिख रहे हो। क्लियर? अगर यहाँ पे बैलेंस ज्यादा है, बैलेंस भाई डेबिट में, क्योंकि हम इसको होता है ना डेबिट क्रेडिट करते रहते हैं, तो हम अगर इधर ज्यादा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब अभी आपके पास बैंक में पैसे हैं, यानी कि बैंक में जमा राशि। इसको एक शॉर्ट फॉर्म में हम बोलेंगे बैंक में जमा राशि। क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट से क्या होता है। देखो, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर आप आंसर बताइएगा। आंसर सॉरी, क्वेश्चन का वो है आपके पास ऑप्शंस। कैश बुक बैलेंस बढ़ जाता है, पासबुक बैलेंस कम हो जाता है, कैश बुक बैलेंस पासबुक से कम हो जाता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा टॉपिक उठे और प्रभाव ना पड़े, बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, हमने ये बनाई कैश बुक, ये बनाई बैंक बुक या पासबुक आप बोल सकते हो। सबसे पहले एक चीज याद रखना, कैश बुक में जरूरी नहीं जो पैसे आपके पास आ रहे हैं सिर्फ आप वही एंट्री कर रहे हो। आया समझ में। कैश बुक में दोनों एंट्री होती है। अगर आप किसी को नगद दे रहे हो उसकी भी एंट्री होती है, अगर आप किसी से नगद ले रहे हो उसकी भी एंट्री होती है। ठीक। चाहे वो यूपीआई के थ्रू आ रहा हो, चाहे वो आपके पास किसी बैंक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू आ रहा हो, चाहे वो कोई आपके हाथ में पैसे पकड़ा के जा रहा हो। ठीक। आपने क्या, किसी को चेक इशू कर दिया, किसी को आपने चेक दिया, आपने अगर 100 रुपए का चेक दिया, भाई आप तो इसमें से माइनस कर दोगे ना अपने कैश बुक से। लेकिन बैंक से जब उसने अभी प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में जाके, तो बैंक तो आपको तो नहीं रहे, बैंक से तो पैसे कटे ही नहीं आपके पास। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कैश बुक का बैलेंस कम हो जाता है। किसकी कंपैरिजन में? पासबुक के बैलेंस से। क्योंकि भाई आपने पैसे दे दिए 5,000 रुपए, आपने तो कैश बुक में चढ़ा दिया। लेकिन पासबुक में जब वहां से बैलेंस कटेगा तब तो चढ़ेगा ना। जब अगर बैंक में अपना चेक लेके जाएगा नहीं तो क्यों कट जाएगा भाई। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। अब इसमें क्या होगा, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, किसी ने आपको चेक दिया है, ठीक है, और आपने उसको क्या किया है, चेक डिपॉजिट कर दिया। कहाँ डिपॉजिट कर दिया है? बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन उसको अभी कलेक्ट नहीं किया गया है। आया समझ में। उसमें क्या है, उसमें कैश बुक में तो आपने चढ़ा दिया कि हमें 5,000 रुपए मिले, और आपने बैंक में चेक दी, वहां पे भी कलेक्ट नहीं, वहां पे आपके बैंक अकाउंट में चढ़ा ही नहीं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कैश बुक का बैलेंस जो हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बैंक द्वारा सीधे खाते में जमा किया गया इंटरेस्ट यदि कैश बुक में दर्ज नहीं है तो क्या होगा। अब एक काम बताइए, 100 रुपए आपके यहाँ पे कैश बुक में भी पड़े हुए हैं, लेट सम टाइम, ये कैश बुक में भी 100 रुपए हैं, बैंक में भी 100 रुपए हैं। अब इंटरेस्ट आएगा तो सबसे पहले तो बैंक में जाएगा। मान लो 10% भी आया, 10% वैसे कहीं नहीं आता है, हम 5 रुपए मान लेते हैं, 5% आया, 5 रुपए आ गया। अब कैश बुक में तो तभी चढ़ेगा ना जब आपको जानकारी इसकी होगी, तब आप चढ़ाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का बैलेंस तो कम होगा ना, पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा। अब यहाँ पे आंसर में आपके ऑप्शंस क्या दे रहा है ये पढ़ लेते हैं।
कैशबुक बैलेंस अधिक होगा, पासबुक बैलेंस अधिक होगा, दोनों बराबर होंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? पासबुक बैलेंस अधिक होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। बैंक चार्जेस कैश बुक में दर्ज नहीं किए गए हैं। बैंक चार्जेस कैश बुक में दर्ज नहीं किए गए हैं, इससे क्या होगा? कैश बुक भाई ज्यादा रहेगा। भाई बैंक चार्जेस जो लगे हैं वो बैंक से कट गए हैं, अब उसको कैश बुक में दर्ज नहीं किया गया है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? कैश बुक का बैलेंस ज्यादा बना रहेगा, और जब पता लगेगा तो अपने कैश बुक में भी दर्ज करेगा तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से कलेक्शन की गई राशि कैश बुक में दर्ज नहीं है। आए समझ में? बैंक द्वारा ग्राहक की ओर से कलेक्शन की गई राशि कैश बुक में दर्ज नहीं है, तब क्या होगा? तब भी सेम कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, जब बैंक ने काफी जगह से कलेक्ट किया कर लिया अपने बैलेंस, उसके बाद कैश बुक में दर्ज नहीं किया, तो क्या वहां पे कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई सही सी बात है ना, कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो अगर अपोजिट की बात करें तो पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीआरएस किस तारीख को तैयार किया जाता है? ऐसा कोई तारीख नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस दिन आपको मन कहे उस दिन आप इसको तैयार कर सकते हैं। जब आपको लगे इसकी जरूरत है तब आप कर सकते हैं, किसी भी निश्चित तारीख को कर सकते हैं। आया समझ में? कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि केवल महीने के अंत में करना चाहिए, केवल वर्ष के अंत में करना चाहिए, ऑडिट के समय करना चाहिए, कोई ऐसा रूल नहीं है इसके पीछे। यदि इश्यूड चेक अभी तक प्रस्तुत नहीं हुए हैं तो कैश बुक में क्या होगा? चेक इशू किया गया है और अभी तक नहीं प्रस्तुत हुआ है, तो कैश बुक में क्या हो जाएगा? कैश बुक में पहले ही पेमेंट दर्ज हो चुका होता है, कोई एंट्री नहीं होती है, रिसिप्ट दर्ज होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है। अगर देखो कंट्रा एंट्री कब होती है तो आपको पता ही है, कंट्रा एंट्री बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चेक इशूड, अगर हम किसी को चेक इशू कर देते हैं तो पहले से तब अपने कैश बुक में एंट्री कर चुके होते हैं। ठीक, और बैंक में वहां से डिडक्शन तभी होता है जब ये प्रेजेंट कर दिया जाता है चेक को, लेकिन यहाँ पे चेक नहीं प्रेजेंट किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे तो कोई एंट्री नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। रिसिप्ट दर्ज होती है? नहीं। कंट्रा एंट्री बिल्कुल नहीं होती। कंट्रा एंट्री वही होती है जब हम खुद के लिए कहीं से बैलेंस निकालते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले ही पेमेंट दर्ज हो चुका होता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर हो जाता है और कैश बुक में एंट्री नहीं की गई है तो क्या होता है? अगर हमने कोई चेक जमा किया है और वो डिसऑनर हो गया है, ठीक, तो कैश बुक में एंट्री नहीं की गई है तो क्या होगा? कैश बुक का बैलेंस ज्यादा रहेगा ना। हमने कोई चेक लिया और उसको डिसऑनर, मतलब वो कोई हमने कोई चेक डिपॉजिट किया वो डिसऑनर हो गया, तो वो तो ज्यादा ही रहेगा ना एंट्री, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा रहेगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे पूरी बात समझ, चेक डिसऑनर हुआ तो हमने डिसऑनर की एंट्री नहीं करी है ना वहां पे, कैश बुक में पहले से चढ़ा दिया, हमें चेक मिल चुका है, तो बैलेंस तो ज्यादा रहना ही है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैंक द्वारा सीधे डेबिट किए गए एक्सपेंसेस कैश बुक में दर्ज न होने पर, दर्ज नहीं होगा तो वहां पे बैलेंस हमारा ज्यादा बना रहेगा कैश बुक। ये सब बहुत लॉजिक वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको दे दिए जाएंगे शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। आ जाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट का अर्थ बैंक में बहुत अधिक कैश होना, बैंक से खाते में उपलब्ध राशि से अधिक राशि निकालना, कैश बुक बंद होना या बैंक अकाउंट बंद होना। देखो बैंक अगर ओवरड्राफ्ट तो बनने की कोशिश करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट तभी होता है जैसे आपके पास 100 रुपए है और आपने किसी को पेमेंट कर दिया 150 रुपए, ठीक, तो ये जो 50 रुपए है ना आपके, ये क्या है? ओवरड्राफ्ट में आएंगे। कहाँ आएंगे? ओवरड्राफ्ट में आएंगे। हमें इन सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को समझना होता है कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है। और ये जो आपका 50 रुपए होगा ना, ये ओवरड्राफ्ट का हिस्सा हो जाएगा, यानी कि आपको जो बैंक का अकाउंट चलेगा ना वो नेगेटिव में चल रहा होगा। क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव में चल रहा होगा। इसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। आपका आंसर इसमें हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओवरड्राफ्ट की स्थिति में कैश बुक का बैलेंस सामान्यतया होता है, कैश बुक का जो बैलेंस होता है ना वो क्रेडिट एक्स्ट्रा माना जाता है, क्रेडिट ज्यादा होता है। ठीक है, जब आपके पास बैंक में जमा रहता है तो डेबिट ज्यादा होता है, और जब एक्स्ट्रा निकालेंगे तो डेबिट वो माइनस में बैलेंस दिखाएगा, दैट मींस क्रेडिट में बैलेंस दिखाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीआरएस में एरर को भी ध्यान रखा जाता है। अब ये तो लॉजिक सी चीज है भाई, हाँ, एरर के लिए तो बनाया जाता है ना बीआरएस। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, अगर हम जब वहां पर रिकॉन्सिलेशन के लिए बना रहे तो उसको एरर नहीं ध्यान रखेंगे तो बनाएंगे क्यों हम?
बैंक द्वारा गलत तरीके से कस्टमर अकाउंट को डेबिट करने पर, अगर बैंक ने किसी गलत तरीके से कस्टमर अकाउंट को डेबिट कर दिया है तो वहां पे क्या होगा भाई? फिर वही चीज है। अगर हमने कोई, हमारे पास किसी ने बैलेंस दिया, ठीक, वहां पे उसने क्या किया, किसी कस्टमर को बैलेंस वापस कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में भी वही चीजें हो जाएंगी। क्या हो जाएगा? क्रेडिट, सॉरी क्रेडिट कह रही हूँ, कैश बुक तो हमारा बना रह जाएगा, लेकिन पासबुक का जो बैलेंस होगा वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक, पासबुक का बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेबिट मतलब होता है, पर्सनली अगर आप यूज कर रहे हैं, डेबिट मतलब होता है डेबिट करना भाई, देना। कैशबुक में बैलेंस बैंक द्वारा दिया गया डायरेक्ट क्रेडिट को रिकॉर्ड ना रखने पर, कैशबुक में बैंक द्वारा किए गए डायरेक्ट क्रेडिट को रिकॉर्ड ना करने पर क्या होगा? तो फिर बैंक, जब कैशबुक में बैंक द्वारा किसी चीज को डायरेक्ट क्रेडिट कर दिया गया, ठीक है, बैंक ने तो अपने पास एंट्री कर रखी है और कैशबुक के पास एंट्री है नहीं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? कैशबुक में डायरेक्ट किया गया ना बैंक द्वारा, कैशबुक को तो पता ही नहीं ना इस चीज के बारे में, तो उस टाइम पे भी क्या हो जाएगा? बैंक ज्यादा हो जाएगा और पासबुक आपका कम हो जाएगा। सॉरी, बैंक मतलब कैश आपका कम हो जाएगा और पासबुक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैशबुक को तो पता ही नहीं है और पासबुक आपका ज्यादा बना रह जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। बीआरएस किस प्रकार का स्टेटमेंट है? लेजर नहीं है ये, ट्रेडिंग भी नहीं है, रियल भी नहीं है, ये मेमोरेंडम है। यानी कि जब भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई एरर अगर हमें चेक करना होता है, उसको बस एक मेमोरी कहते हैं ना, थोड़ा सा रिकॉन, अब क्या समझाऊं मैं आपको, थोड़ा सा कहते हैं ना, एक बार दोबारा से चेक करने के लिए बनाया जाता है, मेमोराइज किया जाता है सारी चीजों को, इस वजह से उसको मेमोरेंडम अकाउंट भी कहते हैं। यदि कैशबुक बैलेंस 10,000 है और चेक इशूड 2,000 है, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो पासबुक का बैलेंस होगा। कैशबुक का बैलेंस 10,000 है, ठीक है, ये 10,000 बैलेंस तब है जब आपने चेक इशू नहीं किया है, तो चेक इशू कर चुके हैं और आपके पास 10,000 का बैलेंस है, ठीक है। कैशबुक का बैलेंस है 10,000 और इसमें चेक इशू किया जा चुका है 2,000 का, लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी कि अभी बैंक तक पहुंचा नहीं है। तो जो बैलेंस आपका 12,000 यहाँ बना हुआ, वही 12,000 तो आपका बैंक में भी बना होगा ना। और जब ये 2,000 रुपये जो यहाँ से इशू कर दिया गया, जब वहाँ पे प्रेजेंट कर दिया जाएगा, तो यहाँ से वहाँ से 2,000 रुपये घट जाएगा और अब आपका डायरेक्ट बैलेंस निकल के चला आएगा। ठीक है, फिर 10,000 रुपये वहाँ का भी बैलेंस हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12,000 रुपये। कैशबुक बैलेंस 20,000 है, समझने की कोशिश करना। कैशबुक बैलेंस 20,000 है और डिपॉजिटेड चेक 5,000 है। आया समझ में? कैशबुक का बैलेंस 20,000 है और जो चेक डिपॉजिट किया गया है वो 5,000, यानी कि 5,000 उसी में इंक्लूड है। अभी कलेक्शन में है। पासबुक बैलेंस क्या होगा? पासबुक बैलेंस इससे कम होगा, मतलब कम नहीं बता रहे हैं आपको, आपको इसकी अमाउंट बतानी है, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 15,000। ठीक है, अगर यहाँ पे इनका 5,000 है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 15,000, और इसमें जब 5,000 ऐड हो जाएगा तो आपका कैशबुक और पासबुक का बैलेंस सेम हो जाएगा। कैशबुक बैलेंस 15,000 रुपए है, बैंक चार्जेस 500 रुपए कैशबुक में दर्ज नहीं है। कैशबुक का बैलेंस 15,000 है, लेकिन जो बैंक का चार्जेस है ना वो कैशबुक में दर्ज नहीं है, और जब बैंक ने चार्जेस काटे हैं ना खुद के, वो जब कैशबुक से काटे जाएंगे, जो 15,000 का बैलेंस उनका 14,500 ही तो बचेगा। सोचने वाली बात है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है आपकी, आपको इसमें अरिथमेटिक लगानी है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा माइंड मेकअप करना है और सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। कैशबुक बैलेंस 12,000 रुपए है, बैंक ने 1,000 इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। कैशबुक का बैलेंस 12,000 रुपए है, ये इक्वलिटी की बात है, कैशबुक पासबुक दोनों 12,000 रुपए बने हुए हैं। बैंक ने 1,000 इंटरेस्ट दिया, यानी कि उसको जोड़ा जाना चाहिए, तो बैंक ने तो अपने में जोड़ लिया होगा 13,000 रुपए, 1,000 जोड़ेगा 13 हो जाएगा ना, जिसे कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है। और पासबुक का बैलेंस क्या होगा भाई? लॉजिक से चीजें, 1,000 उसमें ऐड कर देना ना, और क्या करना है, 13,000 रुपये हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट। चेक इशूड 4,000, लेकिन अभी तक बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ है। कैशबुक बैलेंस 16,000 रुपए है, पासबुक का बैलेंस क्या होगा? जब वहां प्रस्तुत नहीं हुआ तो वहां से पैसे कटे नहीं होंगे, तो 16,000 और 4,000 जोड़ दो, 20,000 रुपये इसका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 20,000 रुपये आपका पासबुक का बैलेंस हो जाएगा। चेकबुक डिपॉजिटेड, यानी कि चेकबुक आपके, मतलब चेक जो था वो आपके लिए आया हुआ है 3,000 रुपए का, लेकिन कलेक्शन में है, अभी कलेक्ट हुआ नहीं है। ठीक, चेकबुक का बैलेंस कितना है, सॉरी कैशबुक का बैलेंस कितना है? 18,000 रुपये। 18,000 तब हुए होंगे ना जब उसको जोड़ दिया गया होगा।
जो आपको चेक मिला हुआ है, आपने तो जोड़ लिया ना, लेकिन जब बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, यानी कि प्रस्तुत नहीं हुआ है, तब तक वो वहाँ नहीं ऐड होगा। तो अगर तब तक आप बैंक का पासबुक की अगर आप डिटेल मांगोगे तो वहाँ पे 3000 लेस करके ही मिलेगा आपको। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15,000 रुपए। ठीक है, इस डि, इस डिजिट से इस डिजिट को लेस कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यदि कैशबुक और पासबुक के बैलेंस समान हैं तो बताइए क्या है? तो मेन चीज तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, कोई मतलब नहीं करने का। हमारी दोनों चीजें अगर मैच खा रही हैं तो क्या मतलब है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन का शब्द सामान्य कारण क्या है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन का सबसे सामान्य कारण क्या है भाई? बैंक रिकॉन्सिलिएशन का सबसे सामान्य कारण है जो भी एंट्रीज होती हैं वो अलग अलग टाइम पे होती है, जिसकी वजह से वहां पे गड़बड़ी पाई जाती है। प्रॉफिट कम होना नो, कैपिटल कम होना नो, एसेट्स कम होना नहीं, एसेट्स बढ़ना नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं हो सकता, चाहे कम हो चाहे बढ़े, हो ही नहीं सकता। बैंक रिकॉन्सिलिएशन की जरूरत सबसे ज्यादा तभी पड़ती है जब एंट्री इधर उधर होती है और हमारी चीजें मैच नहीं खाती हैं, तो वहां पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत बैंक द्वारा पेमेंट किया गया लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। कोशिश करना थोड़ा सा समझने की। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत बैंक द्वारा पेमेंट किया गया लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है। ठीक है, जब कैश बुक में एंट्री नहीं है तो बैंक से पेमेंट कर दिया गया है। आया समझ में? जैसे कि आपने किसी का बकाया छोड़ रखा था या फिर पहले से आपको पता था ये पेमेंट होना था, पिछले साल कोई पेमेंट था, किसी चीज की पॉलिसी का बैलेंस था, आपका जाना था। ठीक है, उसी के आदेश पर वो पैसे वहां से बैंक से दे दिए गए हैं लेकिन आपको नहीं पता है। ठीक, उस टाइम पे कैशबुक का बैलेंस अधिक होगा, कैशबुक का बैलेंस कम होगा, पासबुक का बैलेंस अधिक होगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई जब बैंक से पैसे गए तो बैंक ने तो पैसे अपने काट लिए ना, और आपका कैशबुक वैसे के वैसे बना हुआ है, तो बैंक का बैलेंस, कैशबुक का जो बैलेंस होगा वो ज्यादा हो जाएगा। बैंक द्वारा इंश्योरेंस प्रीमियम सीधे पे करने पर कैशबुक में एंट्री नहीं हुई है। बीआरएस में इसे क्या किया जाएगा? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या किया जाएगा? भाई इंश्योरेंस प्रीमियम है, आप किसी चीज का अगर प्रीमियम आप इंश्योरेंस का जमा कर रहे हो, ईएमआई या फिर प्रीमियम, उसमें क्या होता है कि आपके बैंक से वो पैसा कम हो जाएगा और आपने कैशबुक पे उसको नहीं चढ़ाया है। तो जब हम रिकॉन्सिलिएशन करने लगेंगे ना, तो वहां पे क्या करेंगे, हम पहले कैशबुक से वो एंट्री को हटाएंगे। कहने के मतलब उसको, उसकी एंट्री माइनस में दिखाएंगे, यानी कैशबुक का बैलेंस घटाया जाएगा। ठीक है, कैशबुक का जो बैलेंस होता है वो घटाया जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। बैंक द्वारा डिविडेंड सीधे कलेक्ट किया गया, कैशबुक में एंट्री नहीं है, इसे कैशबुक बैलेंस में क्या किया जाएगा भाई? डिविडेंड जो होता है एज अ प्रॉफिट समझते हो आप, तो उसको कहते हैं। शेयर्स में जो होता है प्रॉफिट को डिविडेंड बोल देते हैं। ठीक, जैसे नॉर्मल वे में हम प्रॉफिट कहते हैं, शेयर्स की बात जहां आती है वहां पे डिविडेंड हो जाता है। ठीक, तो बैंक में अगर मान लो आपको 10 रुपए भी डिविडेंड मिला है, प्रॉफिट मिला 10 रुपए, तो वो तो कैशबुक में एंट्री होगी ही नहीं ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कैश बुक बैलेंस में क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, ताकि जो भी 5, 10, 15, 20 रुपए जो भी आया है डिविडेंड, उसको जोड़ के कहेंगे बैंक और पासबुक कैशबुक दोनों बराबर कर देंगे। बैंक चार्जेस का इफेक्ट किस बैलेंस पर सीधे पड़ता है? भाई बैंक चार्जेस का अगर सबसे पहले बात करो, बैंक चार्जेस को काटा जाता है, और बैंक चार्जेस अगर काटे जाएंगे तो सबसे पहले बैंक पासबुक में ही लिखा जाएगा, उसके बाद आएगा कैशबुक में। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? पासबुक बैलेंस पर सबसे पहले फर्क पड़ेगा। भाई ये बताइए, कोई काम आप कर रहे हैं, कोई काम आपका पड़ोसी कर रहा है, अगर जो लाभ होगा सबसे पहले आपको होगा ना, उसके बाद उसको होगा। तो सबसे पहले अगर घाटा होगा तो पहले आपको होगा, फिर उसको होगा। ठीक, एक अगर गाँव में एक नल लगा हुआ है, नल आपके रास्ते से होके जा रहा है, तो पहले पानी आपको मिलेगा फिर उसको मिलेगा। ठीक, ये यहाँ पे बात आ जाती है। यदि कैशबुक में चेक डिपॉजिट कर दिया गया है लेकिन बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया है, तो यदि कैशबुक में चेक डिपॉजिट कर दिया गया है और बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया है, तो कैशबुक का बैलेंस ज्यादा होगा। क्या होगा? क्योंकि कैशबुक ने तो अपने में चढ़ा लिया ना कि मुझे इतना रुपए का चेक मिल गया, लेकिन बैंक ने लगाया नहीं, तो बैंक तो वहीं के वहीं बना हुआ है, अभी कम है उसका बैलेंस। यदि बैंक ने चेक क्रेडिट कर दिया लेकिन कैशबुक में एंट्री नहीं हुई है, तो क्या होगा? अगर बैंक ने, ठीक, चेक क्रेडिट किया, अपने में एंट्री ले ली उसने, लेकिन कैशबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई, भाई मिस्टेक छूट गई हो,
तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, कैश बुक का कम हो जाएगा। ठीक है, ये समझने की चीजें हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीआरएस तैयार करने के लिए किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है? बीआरएस तैयार करने के लिए बैंक स्टेटमेंट और पासबुक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? बैंक स्टेटमेंट और पासबुक की आवश्यकता होती है। बीआरएस तैयार करने के लिए किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है? बैंक स्टेटमेंट और पासबुक की आवश्यकता होती है। आ जाते हैं नेक्स्ट। यदि बैंक ने गलत तरीके से 2000 रुपये डेबिट किया है तो कैशबुक बैलेंस की तुलना में पासबुक बैलेंस क्या होगा? अगर भाई उन्होंने डेबिट किया होगा तो आपका बैलेंस कम हो जाएगा। कैशबुक की तुलना में क्या होगा? पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। 2000 रुपये उन्होंने अगर डेबिट किया है तो वो उनका कम, उन्होंने दे दिया जिसको देना था। यदि बैंक ने गलत तरीके से 3000 रुपये क्रेडिट किया है तो पासबुक बैलेंस क्या होगा? 3000 रुपये आगे चलेगा। ठीक है, अगर क्रेडिट मतलब होता है जमा करना, 3000 रुपये अधिक होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट की स्थिति में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड होने पर ओवरड्राफ्ट क्या होगा? देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट वो चीज होती है जहां पे हमारे पास बैंक में मान लीजिए 100 रुपए है, हमें किसी को 500 रुपए का पेमेंट करना है तो हम उसमें 400 रुपए जो एक्स्ट्रा ले सकते हैं बैंक से। दिस कंडीशन इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट में यहाँ पे ये बोला गया चेक तो इशू कर दिया गया, यानी कि किसी को आप पेमेंट करने के लिए चेक आपने इशू कर दिया है लेकिन उसने अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं किया है। बात समझने की कोशिश करिएगा, प्रेजेंट नहीं किया है यानी कि जब तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं करेगा तब तक आपके बिहाफ से पैसा नहीं कटेगा, यानी कि जो आपकी मनी है वो नहीं डेबिट होगी। और जब तक डेबिट नहीं होगी तब तक ओवरड्राफ्ट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितना आप बैलेंस आप मतलब एक्स्ट्रा निकालेंगे उतना आपका ओवरड्राफ्ट बढ़ जाता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? घटेगा। क्या घटेगा? वो बढ़ेगा नहीं। आया समझ में? समान रहेगा ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? घटेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओवरड्राफ्ट की स्थिति में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड होने पर ओवरड्राफ्ट क्या होगा? ओवरड्राफ्ट आपका जो है वो बढ़ेगा, यानी कि जो जैसा ओवरड्राफ्ट आपका पहले भी था वैसे ही बढ़ा रहेगा। जैसे ही वो क्या होगा, चेक जो आपका डिपॉजिट किया गया है वो जैसे ही कलेक्ट हो जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा? आपका तुरंत ओवरड्राफ्ट जो होगा वो घट जाएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होगा? आपका बढ़ा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। बीआरएस तैयार करने का एक प्रमुख लाभ क्या होता है? देखो, बैंक मतलब बीआरएस तैयार करने का सबसे पहला चीज है केवल प्रॉफिट पता लगता है? नहीं, प्रॉफिट तो पता ही लगता है। जो भी है स्टॉक की गणना, वो तो मतलब ये सारी चीजें तो आपका केवल जो है मतलब इसी से पता लग जाता है, सारी चीजें जो भी होती हैं। ठीक है, वो तो अगर मान लीजिए आपको ओरली निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड के लिए आपको प्रॉफिट भी पता लगता है। ठीक है, आपको स्टॉक भी पता लगता है। ये सारी चीजें कहाँ से पता लग जाती है? ये तो आप अगर प्रॉपर अगर ऐसे ही लेजर और ट्रायल बैलेंस बताओगे उसके जरिए भी पता लग जाएगी। लेकिन हम बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट यानी कि बैंक और पासबुक का कैश बुक और पासबुक का मिलान ही केवल इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो भी उन दोनों के बीच में जो भी कमियां हों, कोई अगर एरर हो गया हो, कोई मिस्टेक हो गया हो, तो उस चीज का हम पता लगा सके। आया समझ में? यही एक फायदा होता है। क्या फायदा होता है? जो भी मान लीजिए हमने कोई चीज, हमने पैसे लिए, हमारे अकाउंट में पहुंचे, हमारी वहां की एंट्री नहीं हुई या हमारे पास एंट्री हुई वहां की एंट्री नहीं हुई, तो इन सब चीजों का कहीं पे भी कोई भी बैलेंस का इधर से उधर हेर फेर हो रहा हो तो उसका पता लगाया जा सके। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किस अकाउंट को रिकॉन्सिल करता है? देखो, एक चीज है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो होता है वो कैश बुक और बैंक की जो पासबुक होता है वो क्या करता है? दोनों को मिलान कराता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात है, यहाँ पे आपके पास दोनों का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो सेल्स अकाउंट को वो करता है, नए परचेस अकाउंट को करता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, कैश बुक में आपका जो बैंक कॉलम है उसको वो मिलाता है। ठीक, क्लियर? अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। यदि कैश बुक में बैंक बैलेंस 25,000 है यानी कि 25,000 रुपए हैं और बैंक चार्जेस 1,000 रुपए दर्ज नहीं है। ठीक, कैश बुक में क्या है? हमारा बैंक बैलेंस दिखा रहा है 25,000 रुपए, लेकिन 1,000 रुपए जो बैंक ने चार्ज काटे हैं वो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा? पासबुक का बैलेंस 1,000 रुपए कम होगा ना। ये तो कैश बुक का बैलेंस दिखा रहा है। आया समझ में? तो आपका आंसर हो जाएगा 24,000। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट। यदि कैश बुक बैलेंस 30,000 रुपए है और बैंक ने 2,000 रुपए इंटरेस्ट क्रेडिट किया है तो कैश बुक में एंट्री ना होने पर पासबुक का बैलेंस क्या होगा? पासबुक का बैलेंस ज्यादा होगा। ठीक है, कैश बुक का बैलेंस है आपका 30,000 रुपए, लेकिन बैंक के पास क्या 30,000 तो है, प्लस उसने 2,000 रुपए इंटरेस्ट क्रेडिट किया है तो वहां पे हो जाएगा आपका 32,000 रुपए। आ जाते हैं नेक्स्ट।
यदि 5,000 का चेक इश्यूड है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ है, आपने किसी को मतलब पैसे लेने के लिए, यानी कि आपने किसी को पेमेंट किया है जिसके लिए आपने चेक दे दिया है उसको, उसे प्रेजेंट नहीं किया है। कैशबुक का बैलेंस आपका है 40,000 रुपए, ठीक? तो पासबुक का बैलेंस क्या होगा? आपने कैशबुक में क्या किया? आपने अगर चेक इश्यू किया तो आप अपने में से 5,000 रुपए लेस कर लोगे। आ रहा है समझ में? क्योंकि आपने चेक इश्यू कर दिया, लेकिन अगर वो जब तक बैंक में जाके अपने प्रेजेंट नहीं करेगा तब तक आपके अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, आप इसमें ऐड कर दोगे, ठीक है? आपको 40,000 में क्या करना है? 5,000 रुपए ऐड करने हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका आंसर पता लग जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 45,000। क्या हो जाएगा? 45,000, ठीक? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 मिनट, ये आपका 45,000 हो गया। यदि 6,000 रुपए का चेक डिपॉजिटेड है, लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है और कैशबुक बैलेंस 40,000 रुपए है, तो पासबुक बैलेंस क्या हो जाएगा? सेम कंडीशन है, कोई आपके पास आया है, ठीक? उसने क्या किया? आपको चेक पकड़ा दिया, तो आप क्या करोगे? उसकी एंट्री अपने में कर लोगे, ठीक? लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं है, तो बैंक का बैलेंस क्या होगा? अभी कम होगा। जैसे ही उसने डिपॉजिट करके कलेक्ट कर लेगा, तो उसका बैलेंस ऑटोमेटिक आपके इक्वल हो जाएगा। तो आप अपने में से क्या करेंगे? 6,000 रुपए का अमाउंट घटा देंगे। आपका आंसर हो जाएगा 34,000, ठीक है? अब नेक्स्ट आ जाते हैं। बीआरएस में डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक को किस रूप में लिखा जाता है? आ रहा है समझ में? बीआरएस में यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस जो होता है एज पर कैशबुक, यानी कि कैशबुक के बिहाफ पे वो बैलेंस जो है डेबिट है, ठीक? डेबिट यानी कि आपका पॉजिटिव बैलेंस माना जाता है, ठीक है? आपके मतलब आपके पास वो ज्यादा होता है, यानी कि आपके फेवर में होता है वो बैलेंस, तो उसको हम फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक? आ जाते हैं आगे। बीआरएस में क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक सामान्यतः क्या दर्शाता है? देखो, अगर बीआरएस में बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में अगर क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, समझने की कोशिश करना। क्रेडिट बैलेंस वो बैलेंस होता है जहां पे आप आपने एक्स्ट्रा ही ले रखा है, आपके पास एक्स्ट्रा जमा है। आप समझ रहे हैं? आप क्रेडिट है, किसी के उधार है, आप समझ रहे हैं? आपने किसी से क्रेडिट ले रखा है, ठीक? और कैश बुक में ये शो कर रहा है, यानी कि आप किसके देखो, पहली चीज तो आपको एक चीज मैं बता दूं, ऐसे करके आपको मैंने इससे पहले भी बताया है, जब आप ऐसे बनाते हो ना, ये आपका कैश बुक जब बनता है ना, ऐसे करके यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का एक कॉलम होता है, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। यहाँ पे तो इधर की अमाउंट क्या होगी? आपकी पॉजिटिव में आएगी, यानी कि आपकी है, आप प्रॉफिट में हो, और इधर की जो आएगी ना वो नेगेटिव में आएगी, यानी कि आप अभी उधार हो या आप किसी के ऋणी हो। समझ रहे हो बात? ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आपका बैंक ओवर ड्राफ्ट। अगर वो क्रेडिट में दिखा रहा है भाई, तो बैंक ओवर ड्राफ्ट है, और आपने अभी आप किसी के उधार हो, जब आप वो उतना पैसे दे दोगे मतलब, तो आप क्या हो जाओगे? ओवर ड्राफ्ट आपका कम हो जाएगा। यदि बैंक ने किसी कस्टमर का चेक डिसऑनर किया है और कैश बुक में एंट्री नहीं है, आ रहा है समझ में? क्या हुआ है इसमें? आपका किसी ने मतलब आपसे क्या किया है? चेक लिया, आपसे किसी ने सामान खरीदा या कोई भी वस्तु, गुड्स, गुडविल, कुछ भी आप कह सकते हो। आपसे किसी ने कोई गुड्स लिया या कोई कमोडिटी परचेज करी, वहां पे क्या किया? आप उसने चेक दे दिया, आपने उसको बैंक में दे दिया, आपने एंट्री कर ली उसकी। लेकिन बैंक ने क्या किया है? उस कस्टमर का चेक डिसऑनर कर दिया है। क्या कर दिया है? डिसऑनर कर दिया है। तो भाई बैंक ने तो अपनी अमाउंट चढ़ाई ही नहीं, लेकिन कैश बुक में अमाउंट चढ़ी हुई है, और कैश बुक में डिसऑनर की एंट्री नहीं हुई है। समझ रहे हैं? तो क्या होगा? कैश बुक का बैलेंस अधिक रहेगा, कैश बुक का बैलेंस कम रहेगा, समझने की कोशिश करना, या फिर पासबुक का बैलेंस अधिक रहेगा। भाई कहने का मतलब है, जब उसने बैंक ने एंट्री नहीं की है और कैश बुक ने एंट्री कर ली है, तो पैसे किसके पास ज्यादा रहेंगे? कैश बुक के पास पैसे ज्यादा रहेंगे। जो आपकी एंट्री रहेगी कैश बुक के पास ज्यादा रहेगी। आया समझ में? अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट, मैं एंट्री करना भूल गई हूँ। आपका आंसर हो जाएगा ए, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बीआरएस का फाइनल बैलेंस किसके बराबर होना चाहिए? बीआरएस का फाइनल बैलेंस जो होता है वो आपका हमेशा जो है कैश बुक और पासबुक बराबर होना चाहिए, ठीक है? कैश बुक और पासबुक को बराबर करने के लिए आपका रिकॉन्सिलेशन हुआ है, यानी कि रिकॉन्सिल्ड एडजस्टमेंट जो बैलेंस आपका है वो दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है? यानी कि पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है? आया समझ में? केवल कैश बुक के बैलेंस की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। केवल पासबुक के बैलेंस की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। ट्रायल बैलेंस से हमारा यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? अब समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपका कैश, ये जो होगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये आपका खत्म हो गया है, और अब हम यहाँ पे लेके चलेंगे अगला टॉपिक, ठीक? तो हर टॉपिक से 50 MCQs है, और तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज फॉलो करिए। तब तक के लिए
थैंक्स, बाय बाय।